हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स ईज क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कवर किया है और आज है हमारा पार्ट 2 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो उन 2 या 3 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको उसमें से एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कवर करने हैं, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं आपके 2 या 3 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, क्योंकि हम कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर सबको समझाऊंगी ताकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जाए आप सभी को हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। थ्रू डायग्राम, माइंड मैप्स, ग्राफ्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड रिटन एक्सप्लेनेशन, इन सब के साथ हम कवर करेंगे तो आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। तो इससे क्या होगा, आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आप इजीली कवर कर पाएंगे और आपको समझ भी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो लास्ट क्लास में अभी तक हमने टोटल क्वेश्चन 10 किए थे कवर, और आज हम 11 to 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर पार्ट 1 अभी तक आपने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं देखा है तो आप लिंक के थ्रू जाकर चैनल पर उस वीडियो को भी कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस है वो सभी आपको इजिली उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 11 है उसमें हमसे पूछा गया है, which of the following statement about the production possibility frontier is accurate। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पीपीसी समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो इस चीज की कंफ्यूजन आप सभी की दूर हो चुकी होगी अभी तक। तो अब आपको बताना है जो पीपीसी है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसकी कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है इन सभी ऑप्शंस में से। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। अगर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा तो उस वक्त क्या जो हमारा पीपीसी है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो देखिए और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन मोर अमाउंट ऑफ बोथ द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस टाइम पे पीपीएफ जो है या पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। एंड ऑप्शन सी बोल रहा है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट होंगे दोनों गुड्स के। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। सो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए, चारों को अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन बेसिकली आपसे स्ट्रेट लाइन का पूछ रहा है कि पीपीएफ जो है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए एंड आंसर दीजिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। सो बिना देर करे हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते हैं, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तब पीपीएफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर शो द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस of goods and services that an economy can produce when the resources are all fully and efficiently employed. PPC show the obtainable options। तो जो हमारा PPC है और PPF है वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के कॉम्बिनेशंस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करते हैं जब रिसोर्सेज फुल्ली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होता है। तो ठीक है, तो सभी को पता होगा पीपीसी की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। अभी आगे चलकर मैं आपको पीपीसी के सारे कर्व भी समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी फिलहाल अभी आपको पीपीसी की एक्सप्लेनेशन अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में पीपीएफ से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, तो क्लास नहीं देखी अभी तक आपने तो प्लीज पहले वो क्लास जरूर देखिएगा। उसमें आपको पीपीसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और बाकी का अभी हम डायग्राम्स के थ्रू इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी की है, किस चीज पर फोकस किया है,
ये सब आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि रिलेटेड नहीं है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी, द परचेसिंग डिसीजंस दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स मेक्स। Option C, the effect of an increase in the tax on cigarette sales. Option D, the hiring decision that a business makes. तो मैंने आप सभी को बताया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंट है। माइक्रो में हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर उसकी बात करते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एंड एग्रीगेट क्या होता है? लाइक एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, राइट? तो समझ आया, मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट, नेशनल इनकम, होल इकोनॉमी, इन सब की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और माइक्रो में हम बात करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म। तो ये डिफरेंस मैंने आप सभी को समझा रखा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बाकी और अच्छे से अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आपको देखना है तो मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रखी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप वहां से समझ सकते हैं। 1 मिनट में आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो है। तो अब डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब सारे ऑप्शंस को देखिए और बताइए कौन सा है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, एक्सेप्ट पूछा है आपसे। ओके, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ के माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से फोकस नहीं करती है? तो इस केस में यानी ऑप्शन ए में फोकस नहीं करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल होता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन जो है वो रिलेटेड है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जब करेंगे तो हमारा मनी सप्लाई भी आएगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब आ जाएगा। तो इस वजह से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ लिया आपसे। इन ब्रॉड टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है माइक्रो एंड मैक्रो में। सो ऑप्शन ए देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है गवर्नमेंट के टैक्सेस से नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड इफेक्ट्स को देखती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ऑप्शन बी, macroeconomics studies the effect of government regulation and taxes on the price of individual goods and service, whereas microeconomics does not. And option C, they use different sets of tools and ideas. Option D, microeconomics study decision of individual people and firms and macroeconomics studies the entire national economy. तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस, वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। तो अब सभी ऑप्शन को आप देख सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप अपना स्कोर भी चेक कर लें कि कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। ओके, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए। ठीक है, और बाकी मैं आपको एमसीक्यूज करा के यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो भी हैं वो सब क्लियर करवा रही हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो क्लासेस लेके आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने जो भी मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, वो देकर अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, करेंगे ये सब और कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, डेली डेली हम एमसीक्यू सीरीज लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हम चलते हैं करेक्ट आंसर पर अपने। तो बहुत अच्छे, आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने यही डिफरेंस समझा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल पीपल की, फर्म की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है नेशनल इकोनॉमी की। ठीक है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इन सब की स्टडी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
आई होप आप सभी का आंसर भी सही हुआ होगा। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो का, समझ तो आपको अच्छे से आ ही गया है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट्स की बात होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी की बात होती है, लाइक जीडीपी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो हमारे प्राइसेस होते हैं गुड्स के, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल पे, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमारी रिलेटेड होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, यानी इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेबर मार्केट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब की स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट इनकम, इन सब की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होती है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, होल इकोनॉमी की बात करते हैं, अभी हमने समझा यहाँ पर। तो पूरी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए ये डिफरेंस लेकर आई हूँ, सिंपल लैंग्वेज के थ्रू इजीली समझ आ गया होगा डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो का। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और ऐसे इजी इजी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग यू डिसाइड टू गेट इज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, माइक्रो में पढ़ा था हम सबने, अच्छे से पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन ए, द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू गेट इट, किसी चीज को पाने के लिए जो जो आप अमाउंट पे करते हैं, जो मनी पे करते हैं, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी, द हाईएस्ट वैल्यू ऑल्टरनेटिव यू गिव अप टू गेट इट। ऑप्शन सी, द लोवेस्ट वैल्यू ऑल्टरनेटिव यू गिव अप टू गेट इट। एंड ऑप्शन डी, ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव दैट यू गिव अप टू गेट इट। सो विच वन इज करेक्ट? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा। और ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में आपसे पूछे जा रहे हैं, देखने में इजी हैं, बट जिस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं उससे आप लोगों का माइंड वहां पर कंफ्यूज हो सकता है। आपको लग सकता है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो दो ऑप्शन आपको वहां पर करेक्ट लगेंगे। बट हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें यूज करनी है अपनी स्किल को और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने आंसर को करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शंस हैं जो कि इनमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। उन ऑप्शंस को आप जैसे ही एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, द हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव यू गिव अप टू गेट इट। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए उसके ऑल्टरनेटिव को हम छोड़ देते हैं, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है सिंपल लैंग्वेज में। देखिए यहाँ से हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को विद एग्जांपल। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वी फोरगो व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। तो जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं और किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ देते हैं दूसरे को चूज करने के लिए, तो वो हमारी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जब हम किसी चीज को बियर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, अगर हम स्पेंड करते हैं अपनी मनी को न्यू वीडियो गेम को खरीदने के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मूवीज, मूवीज को छोड़कर हम वीडियो गेम को परचेज करने में मनी स्पेंड करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कौन सी होगी, मूवी होगी, ठीक है। मूवी को देखना एक्सपीरियंस करते, ठीक है, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि हमने क्या चूज किया, हमने न्यू वीडियो गेम को चूज किया। क्लियर हुआ? बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, it helps us make better decisions by understanding the trade-offs involved and making choices that align with our priorities and goals. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करता है हमें बेटर डिसीजन लेने में कि हमें किस चीज को चूज करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमें रिमाइंड कराता है कि किस चीज को हम गिव अप कर रहे हैं, किस चीज को हम छोड़ रहे हैं और किस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट को छोड़ के हम दूसरी प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, तो किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम इसको ना लेकर हम इसे चूज कर रहे हैं, तो इस कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, द हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव यू गिव अप टू गेट इट।
क्लियर हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप कर लेंगे इजीली। आई होप आप इजीली टैकल करेंगे हर क्वेश्चन को जो कि हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if marginal opportunity cost और MRT value were decreasing, PPC will be, तो PPC क्या होगा जब marginal opportunity cost और MRT की वैल्यू डिक्रीज करेगी? तो marginal opportunity cost सबको पता है क्या होता है, अभी हमने पढ़ा opportunity cost, देन marginal opportunity cost क्या होगा, उसे देख के आपको बताना है कि जब ये वैल्यू डिक्रीज होंगी तो PPC कैसा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, Option B, PPC is convex to the origin. Option C, PPC is concave to the origin. Option D, none of the above. तो ऑप्शन ने आपको ये 4 बात बोल रखे हैं, तो आपको उनमें से बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो आप बताइए अपना करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप करेक्ट कर लीजिए इसको कि आपको आता है ये क्वेश्चन। बाकी जिनको भी नहीं पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इन सबको समझाने वाली हूँ। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर और करेक्ट ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पीपीसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी उस वक्त जो पीपीसी होगा वो हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन बोल रहा है डिक्रीजिंग का। ठीक है, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो उस वक्त पीपीसी कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। तो ये तो याद करने वाली बात भी है कि जब डिक्रीज होगा तो पीपीसी क्या होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तो डायग्राम आपको बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी, दोनों सेम बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द शेप ऑफ द कर्व। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डायरेक्टली रिलेट करती है जो शेप है उससे। If the shape of PPF curve is convex, the opportunity cost is decreasing. तो जब PPF curve हमारा convex होगा यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, ठीक है, अंदर की तरफ जब मुड़ा होगा उस वक्त हमारा जो शेप होगा कौन सा होगा, कन्वेक्स। और ये कन्वेक्स कब होगा, जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे जैसे कम होगी उस वजह से जो हमारा पीपीएफ की शेप है वो कन्वेक्स होगी। ठीक है, कैसे डिक्रीज हो रही है देखिए, हमारे डायग्राम के थ्रू क्वांटिटी इतनी थी गन्स की और बटर की क्वांटिटी इतनी थी। ठीक है, अब वो डिक्रीज हो गई है और डिक्रीज होके यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो पहले हमारा ग्राफ यहाँ बन रहा था और अब यहाँ बन रहा है, तो इस वजह से ये डिक्रीजिंग की वजह से हमारा पीपीएफ कन्वेक्स बन रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पॉइंट बन रहा था अब यहाँ बन रहा है, तो पीपीएफ डाउनवर्ड होगा और कन्वेक्स बनेगा। तो समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारी। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगी तो पीपीएफ की शेप या पीपीसी की शेप कैसी होगी, कन्वेक्स होगी। ठीक है, क्लियर। और ये कब डिक्रीज होती है, जब गुड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं तब ये डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गन्स की बात हो रही थी और यहाँ पर बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वजह से जो हमारा पीपीएफ है उसमें वो डिफरेंस आता है। तो आपको समझ आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डिक्रीज होने की वजह से जो पीपीसी की शेप होती है वो कन्वेक्स हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कन्वेक्स तो होती ही है शेप जब डिक्रीज होती है, बट जब इंक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है तब क्या होता है। ठीक है, कब कॉन्केव होगा, कब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये सारे भी ग्राफ हम यहाँ पर सेम टाइम पे समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर हो जाए। यहाँ पर कन्वेक्स, कॉन्केव, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीसी। तो फर्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बटर ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमारी गन्स है। ठीक है, तो जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, उस वक्त जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉन्केव होगा। ठीक है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। और ये किस वजह से हो रहा है, जो हमारा इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से, इंक्रीजिंग एमआरटी। वहीं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें उसमें गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और बटर का जो है प्रोडक्शन वो कम है, तो इस वजह से जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये शो कर रहा है कांस्टेंट एमआरटी विच शो स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब हमारी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, और जब हम बात करें डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो डिक्रीजिंग के वक्त ये कन्वेक्स होगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है टाइप्स ऑफ पीपीसी में,
जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारा जो पीपीसी है वो कनकेव होगा, और जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी देन पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, और जब डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी देन पीपीसी विल बी अ कन्वेक्स। ओके, तो ये याद रखेंगे कब कनकेव होगी, कब स्ट्रेट लाइन होगी, कब कन्वेक्स होगी। तो गुड एक्स एंड गुड वाई का डिफरेंशिएशन देख के उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि कब कॉन्केव है, कब स्ट्रेट लाइन है और कब कन्वेक्स है। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई होप ये तीनों टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, तो पीपीसी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु रॉट द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो देखिए बुक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी बुक कौन से इकोनॉमिस्ट ने लिखी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी बुक लिखी है और कौन सी थ्योरी दी है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेटा जिसमें आपको 3-4 इकोनॉमिस्ट की बुक्स का भी पता चल जाएगा किसने कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो सबसे पहले आप बताइए द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसने लिखी है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन सी माइकल पार्किन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर आप सभी को पता है तो डायरेक्टली आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं बताती हूँ किसने दी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। तो देखिए एडम स्मिथ ने ये द वेल्थ ऑफ नेशन बुक को लिखा है, और पूरा नाम इसका है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये है एडम स्मिथ। ठीक है, याद रहेगा किसने हमारी वेल्थ ऑफ नेशन की बुक लिखी है, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म सेट्रिस पैरिबस मीन्स। तो सेट्रिस पैरिबस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बेसिक सी टर्म है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब ने पढ़ी है, तो इस टर्म का मतलब आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए यूजिंग मार्केट मैकेनिज्म, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, ऑप्शन सी all other things remaining constant or equal, option D value free and testable. So which one is correct? Ceteris paribus term क्या थी, क्या उसमें समझा था, ये आप सभी को पता होगा तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो पोस्ट कीजिए, अगर टाइम चाहिए तो पोस्ट करके वीडियो को उसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ इसका, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और इक्वल। सेट्रिस पैरिबस बेसिकली जब हम चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, इक्वल रखते हैं, उसे हम सेट्रिस पैरिबस कहते हैं। ठीक है, सो ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सो सेट्रिस पैरिबस इज इक्वल्स टू ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्लियर, तो जब कोई भी चीज कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी, उस टर्म को हम सेट्रिस पैरिबस बोलेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सेट्रिस पैरिबस ऑल अदर थिंग्स अनचेंज्ड, यानी जितनी भी बाकी चीजें हैं उन सबको अनचेंज्ड, उन्हें कांस्टेंट रख के जब हम चलते हैं उसे सेट्रिस पैरिबस बोलेंगे। ठीक है, ऑल अदर थिंग्स अनचेंज्ड। की असम्पशन इन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की ये की असम्पशन है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट गोज अप। तो लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ सकता है, तो क्वांटिटी ऑफ इट दैट पीपल विल बाय विल गो डाउन। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, उस वक्त डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस के इंक्रीज होने से जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और प्राइस के डिक्रीज होने से जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्राइस कम हुए, डिमांड ज्यादा हो गई। तो इसमें क्या है, जो ऑल अदर थिंग्स है वो अनचेंज्ड है, यानी उन्हें कांस्टेंट रखा गया, उन्हें इक्वल रखा गया अदर फैक्टर्स को। इस वजह से जो हमारा प्राइस है उसके इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है, और प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी जो फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट रखा है। क्लियर, समझ आया सेट्रिस पैरिबस क्या है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है इसमें, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और इक्वल। ठीक है, याद रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन आए सेट्रिस पैरिबस तो आप ये डायग्राम याद कर लेंगे, तराजू याद कर लेंगे, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम सभी ने टर्म पढ़ी है स्कार्सिटी क्या होता है, राइट। किसी भी चीज की, किसी भी रिसोर्सेज की कमी होना हमारी स्कार्सिटी होता है। तो स्कार्सिटी सिचुएशन क्या होती है। ऑप्शन ए समथिंग इज बीइंग वेस्टेड, ऑप्शन बी सम पीपल आर पुअर एंड अदर आर रिच, ऑप्शन सी long lines form at gas stations, option D we are unable to satisfy all our wants।
सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। स्कार्सिटी बोला, सबको पता है स्कार्सिटी क्या होता है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी एनटीए आपको देगा, क्योंकि कुछ मार्क्स होते हैं जो एनटीए फ्री में देता है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस को भी रखता है अपने क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो 25% स्कोर तो आप इजिली वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इजी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उन इजी क्वेश्चंस को भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना करें, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही मैच नहीं होगा। जैसे लॉन्ग लाइन्स फॉर्म एट गैस स्टेशन, ये बिल्कुल मैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, आई होप आप सभी ने आंसर निकाल दिया होगा, इसलिए मैं इसे समझा रही हूँ। तो ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, समथिंग इज बीइंग वेस्टेड, अगर किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं वो स्कार्सिटी होगा? नहीं, वो भी स्कार्सिटी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, सम पीपल आर पुअर एंड अदर आर रिच, कुछ लोग अमीर है और कुछ लोग गरीब है, तो क्या ये स्कार्सिटी होगी? नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अब ऑप्शन डी देखिए, वी आर अनेबल टू सेटिस्फाई ऑल अवर वांट्स, जब हम अनेबल हो जाते हैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में, तो वो प्रॉब्लम हमारी स्कार्सिटी होती है। यस, इट्स ट्रू। जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो लोग अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो देखा किस तरीके से हमने स्कार्सिटी का आंसर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने कितनी इजीली आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो जो गलत ऑप्शन लग रहे हैं उनको पहले ही कट कर दो, देन आप इजीली अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो स्कार्सिटी, लिमिटलेस ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज कम है हमारे पास, तो उस वजह से जो स्कार्सिटी है उसकी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and we have limited resources. So that's why we are unable to satisfy all our wants. And this situation is called scarcity. अब हम क्या क्या चाहते हैं? We want food, fun, travel, homes, cars, drugs, jewelry, etc. luxury items. ठीक है, तो वो सारी wants हमारी fulfill नहीं हो पाती, just because we have limited resources. Clear? तो देखिए कितना easily समझा रखा है। Infinity wants है हमारी, but resources are limited. Next question. क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उस कर्व का नाम बताइए जो हमारे को शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था ऐसा एक क्वेश्चन, तो आई होप आप सबको आता होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए है हमारा प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन बी इज डिमांड कर्व, ऑप्शन सी इज इंडिफरेंस कर्व एंड ऑप्शन डी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो विच कर्व शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, हम अपने करेक्ट आंसर पर चलते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम पीपीसी का कर्व बनाते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। गुड एक्स एंड गुड वाई का पहला पीपीसी हमारा बना, फिर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है मैंने आपको बताया था, जब हम गुड्स का एफिशिएंट यूज कर रहे हो। ठीक है, और जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई हो तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट, पॉइंट ए हमें बता रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट बी हमें बता रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो अगर अंदर की तरफ हमारा कर्व बनता है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और इस पॉइंट से अगर आगे को हमारा पीपीसी कर्व बनता है तो वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगी, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है इस लेवल पे, तो यहाँ पर ऑप्टिमम होगा, यहाँ अंडर होगा और यहाँ पर ओवर होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्लियर हुआ? तो पीपीसी का अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम बताऊंगी और उनकी लिखी हुई बुक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम उसे कवर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय। तो ये जो लाइन है ये किसने बोली थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है मैनकाइंड की इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी लॉर्ड रॉबिन्स, ऑप्शन सी एल्फ्रेड मार्शल एंड ऑप्शन डी सैमुअलसन। सो इन चारों इकोनॉमिस्ट में से किसने ये बात बोली थी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एनटीए आपसे पूछ रहा है तो इन्हें करके जाइएगा, बिल्कुल भी इसे भूलना मत। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम चलते करेक्ट आंसर पर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन,
एल्फ्रेड मार्शल ने ये बात बोली थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देखिए एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये लाइन देखे कि किसने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम बाकी के इकोनॉमिक्स को भी कवर कर लेते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, क्या बोला है। ठीक है, देखिए आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की। वेल्थ की डेफिनेशन 1776 में एडम स्मिथ ने दी थी, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद है सबको ये बात। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एल्फ्रेड मार्शल की। एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी 1890 में। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, पूरी लाइन जो उन्होंने बोली थी। तो इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी, किन्होंने, एल्फ्रेड मार्शल ने। एंड स्कार्सिटी के ऊपर डेफिनेशन 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। ओके, तो स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी है, लियोनेल रॉबिन्स ने। याद रहेगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कवर किया है एडम स्मिथ को और एल्फ्रेड मार्शल को। तो हो सकता है आपसे लियोनेल रॉबिन्सन या प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सबको भी देख लो। अब डी है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। 1948 में ये सैमुअल्सन ने दी थी। जो डेवलपमेंट की और ग्रोथ की थ्योरीज दी है वो हमारे प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने दी है। ठीक है, पूरा नाम इनका पॉल ए सैमुअल्सन है। ये लाइन्स इनकी पढ़ लीजिएगा एक बार। और लास्ट है हमारा चॉइस मेकिंग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 2011 में दी है प्रोफेसर AC दास ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ चॉइस है, जो कि एक इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, नेशन, ग्लोब ये सब लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डिफाइन स्टडी ऑफ चॉइसेस बाय ऑल इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बेनिफिट विद द गिवन रिसोर्सेज ऑफ स्कार्स एंड सरप्लस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। प्रेजेंट की नीड्स को, फ्यूचर की नीड्स को कवर करने के लिए। तो ये रिसेंट का है, 2011 का। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ये डेफिनेशंस जो है मॉडर्न डेफिनेशन चॉइस मेकिंग की वो किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेसर AC दास ने। ठीक है, तो कवर कर लेंगे ये सारे इकोनॉमिस्ट। यहाँ पर मैंने आपको 5 इकोनॉमिस्ट कवर करवाए हैं, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है या कौन सी बुक लिखी है। तो आगे हम बाकी के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी भी बुक्स एंड फेमस लाइन्स वगैरह को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। आप चैनल की हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा कवर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, और उसके साथ साथ उसके बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो सभी आपको इजिली मिल जाए और आप अपने CUET इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन इजिली कर पाए। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।